सोचो, आप एक कोर्ट रूम में खड़े हो और आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम हैं वो सिर्फ कुछ केयरफुली लिखे हुए शब्दों पर डिपेंड करते हैं। यही शब्द डिसाइड करेंगे कि आप गिल्टी हैं या इनोसेंट। BNSS 2020 के चैप्टर 18 द चार्ज सेक्शन 234 से 247 इसी पे फोकस करता है। अब सवाल ये है कि चार्ज में क्या क्या लिखना जरूरी है। अगर गलती हो जाए तो क्या उसे सुधारा जा सकता है, और एक ही ट्रायल में कितने ऑफेंसेस को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है। ये चैप्टर डिटेल करता है कि चार्ज कैसे क्लियर, फेयर और लीगली साउंड बनाया जाता है, ताकि ना तो एक्यूज्ड को वेग और कंफ्यूजिंग इल्जाम मिले और ना ही प्रोसिक्यूशन के पास लूप होल्स बचें। इस चैप्टर के एंड तक आप समझ जाएंगे कि चार्ज सिर्फ एक फॉर्मल पेपर नहीं है, बल्कि क्रिमिनल ट्रायल के बैकबोन है, जो जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और फेयरनेस को इंश्योर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, फॉर्म ऑफ चार्ज। ए में सेक्शन 234 से 240 कवर होते हैं। बात करते हैं सेक्शन 234 की, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। सेक्शन 234 बात करता है कि जब भी किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्ज बनेगा, उसमें क्लियरली लिखना होगा कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है। अगर लॉ ने उस ऑफेंस का स्पेसिफिक नाम दिया है तो सिर्फ वही नाम लिखना काफी है, और अगर स्पेसिफिक नाम नहीं है तो ऑफेंस की डेफिनेशन का इतना पार्ट लिखना होगा जिससे अक्यूज्ड को समझ आए कि उस पर क्या इल्जाम है। चार्ज में उस लॉ का नाम और सेक्शन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। चार्ज लिखने का मतलब ये समझा जाता है कि ऑफेंस के लिए जो भी लीगल कंडीशंस पूरी होनी चाहिए वो इस केस में पूरी हुई हैं। चार्ज कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अगर एक्यूज्ड पहले किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ हो और उसकी वजह से इस बार उसको ज्यादा या अलग तरह की पनिशमेंट मिल सकती है, तो उस पहले कन्विक्शन का फैक्ट, डेट और जगह भी चार्ज में लिखनी जरूरी है। और अगर ये बात चार्ज बनाते टाइम मिस हो जाए तो कोर्ट सेंटेंस देने से पहले इसको ऐड कर सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 234 Contents of Charge. Subsection 1. Every charge under this Sanhita shall state the offence with which the accused is charged. Subsection 1 बात करता है हर चार्ज में क्लियरली लिखा होगा कि accused पर कौन सा ऑफेंस लगाया गया है। After that, Subsection 2. If the law which creates the offence gives it any specific name, the offence may be described in the charge by that name only. मतलब अगर लॉ ने ऑफेंस का एक स्पेसिफिक नाम दिया है, जैसे थेफ्ट, मर्डर एक्सेट्रा, तो सिर्फ वही नाम चार्ज में लिखना काफी है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, इफ द लॉ व्हिच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज गिव द एक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज चार्ज्ड। मतलब अगर ऑफेंस का कोई फिक्स नाम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन का उतना पार्ट लिखना जरूरी है जिससे एक्यूज्ड को समझ आए कि उस पर कौन सा इल्जाम है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। सबसेक्शन 4 बात करता है चार्ज में क्लियरली मेंशन करना होगा कि कौन से लॉ और कौन से सेक्शन को तोड़ा गया है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 5, द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charged was fulfilled in the particular case. Subsection 5 बात करता है जब चार्ज बन गया तो ये समझा जाता है कि ऑफेंस बनने के लिए जो भी लीगल कंडीशंस लॉ में लिखी गई हैं वो सब इस केस में पूरी हो गई हैं। After that, subsection 6, the charge shall be written in the language of the court. मतलब चार्ज कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा जैसे कोर्ट यूज करती है, जैसे हिंदी या इंग्लिश। After that, subsection 7, if the accused having been previously convicted of any offence is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date and place of such previous conviction shall be stated in the charge.
and if such statement has been omitted, the court may add it at any time before sentence is passed. सबसेक्शन 7 बात करता है अगर एक्यूज्ड पहले भी किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ है और इस वजह से अब उसको ज्यादा या अलग टाइप की पनिशमेंट मिल सकती है, तो उस पहले कन्विक्शन के फैक्ट, डेट और जगह भी चार्ज में लिखना होगा। अगर ये पहले नहीं लिखा गया तो कोर्ट बाद में, लेकिन सेंटेंस देने से पहले इसको ऐड कर सकती है। सेक्शन को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति है रमेश, किसी का मोबाइल चुरा लेता है। पुलिस उसके खिलाफ केस बनाती है। क्लोज 1 चार्ज में लिखा जाएगा कि रमेश पर चोरी का इल्जाम है। क्लोज 2 थेफ्ट का लॉ में स्पेसिफिक नाम है तो चार्ज में बस थेफ्ट लिखना काफी है। क्लोज 3 अगर कोई ऑफेंस ऐसा होता है जिसका नाम लॉ में फिक्स्ड नहीं है तो उसकी डेफिनेशन का पार्ट लिखा जाता है जिससे रमेश समझ सके कि उस पर क्या इल्जाम लगा है। क्लोज 4 चार्ज में मेंशन होगा कि ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 303 थेफ्ट के तहत आता है। क्लोज 5 चार्ज बन जाने का मतलब है कि कोर्ट ये मान रही है कि थेफ्ट बनने के लिए जो कंडीशंस हैं वो पूरी हुई हैं। आफ्टर दैट क्लोज 6 चार्ज हिंदी या इंग्लिश जिस लैंग्वेज में कोर्ट चल रही है उसी में लिखा जाएगा। आफ्टर दैट क्लोज 7 अगर रमेश पहले भी थेफ्ट के केस में कन्विक्ट हो चुका है तो चार्ज में उसकी डिटेल्स, डेट, जगह, केस नंबर भी मेंशन किया जाएगा ताकि कोर्ट पनिशमेंट डिसाइड करते वक्त उसको ध्यान में रख सके। आफ्टर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द illustrations also. A is charged with the murder of B. This is equivalent to a statement that A's act fell within the definition of murder given in section 100 and 101 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023, that it did not fall within any of the general exception of the said Samhita, and that it did not fall within any of the 5 exceptions to section 101 thereof, or that if it did fall within exception 1 or other of the 3 provisions to the exception applied to it. मतलब अगर चार्ज में सिर्फ लिखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है तो ये ऑटोमेटिकली समझा जाता है कि ए का एक्ट मर्डर की डेफिनेशन सेक्शन 100 एंड 101 BNS 2023 के अंदर आता है। वो जनरल एक्सेप्शंस जैसे एक्सीडेंट, सेल्फ डिफेंस, इंसैनिटी के अंदर नहीं आता, और मर्डर के जो 5 एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 101 के अंडर हैं उनमें भी नहीं आता, या फिर अगर एक्सेप्शन 1 अप्लाई होता है तो उसके प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। सिंपल वर्ड्स, अगर मर्डर का चार्ज लगता है इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने माना है कि लीगली मर्डर का क्राइटेरिया पूरा हुआ है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन बी, ए इज चार्ज्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 118 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 with voluntary causing grievous hurt to B by means of an instrument for shooting. This is equivalent to a statement that the case was not provided for by subsection 2 of section 122 of the said Samhita and that the general exception did not apply to it. मतलब अगर लिखा गया है कि ए ने गन या किसी शूटिंग इंस्ट्रूमेंट से बी को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाई तो इसका मतलब है ये केस सेक्शन 122 जो एक स्पेशल प्रोविजन है के अंदर कवर्ड नहीं है, और जनरल एक्सेप्शंस, सेल्फ डिफेंस, एक्सीडेंट एक्सेट्रा भी अप्लाई नहीं होते। मतलब सिर्फ चार्ज लिखने से ये माना जाता है कि केस लीगली सेक्शन 118 सब सेक्शन 2 के क्राइटेरिया के अंडर फिट होता है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन सी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, cheating, theft, extortion or criminal intimidation or causing a false property mark. The charge may state that A committed murder or cheating or theft or extortion or criminal intimidation, or that he used a false property mark without reference to the definitions of those crimes contained in Bharatiya Nyaya Samhita 2023, but the section under which the offence is punishable must in each instance be referred to in the charge. स्टेशन सी बात करता है अगर चार्ज में लिखा हो कि ए ने थेफ्ट किया है या ए ने मर्डर किया है तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे थेफ्ट का डिटेल्ड मीनिंग या चीटिंग या एक्सप्लेनेशन। सिर्फ इतना जरूरी है कि रेलेवेंट सेक्शन नंबर मेंशन किया हो जिसमें पनिशमेंट दी गई है, मतलब नाम ऑफ क्राइम लिखना काफी है।
बस सेक्शन भी लिखना होगा। आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन डी, एज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 219 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 with intentionally obstructing a sale of the property offered for sale by the lawful authority of a public servant. The charge should be in those words. मतलब यहाँ चार्ज को बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में लिखना है, जैसे कि ए ने एक पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी से हो रही प्रॉपर्टी की सेल को जानबूझकर ऑब्स्ट्रक्ट किया। इन शॉर्ट सेक्शन 234 का मेन मकसद ये है कि एक्यूज्ड को क्लियर और फेयर नोटिस मिले कि उस पर क्या इल्जाम है, किस लॉ के तहत केस बन रहा है, और अगर उसकी पुरानी कन्विक्शन पनिशमेंट को अफेक्ट करती है तो उसका भी जिक्र हो। इससे एक्यूज्ड अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सकता है और कोर्ट को ट्रांसपेरेंसी मिलती है। आफ्टर दैट सेक्शन 234 पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सेक्शन 235 बात करता है चार्ज में इतने पर्टिकुलर्स लिखने होंगे, जैसे कि टाइम, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, ताकि एक्यूज्ड को क्लियरली समझ आ जाए कि उस पर क्या इल्जाम है। और स्पेशल केसेस में अगर केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का है तो चार्ज में हर एक आइटम या एग्जैक्ट डेट लिखना जरूरी नहीं है। सिर्फ टोटल ग्रोस अमाउंट या मूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन और शुरू की डेट और लास्ट की डेट मेंशन करना काफी है, लेकिन ये पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 235 particulars as to time, place and person. Subsection 1, the charge shall contain such particulars as to time, place of the alleged offence and the person, if any, against whom, or the thing, if any, in respect of which it was committed, as were reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged. मतलब चार्ज में इतनी डिटेल्स होनी चाहिए कि एक्यूज्ड को क्लियर पता चल जाए कि ऑफेंस कब हुआ है, टाइम या डेट, कहाँ हुआ है, प्लेस, किस पर्सन के अगेंस्ट या किस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हुआ है। इसका पर्पस है एक्यूज्ड को फेयर नोटिस देना ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, व्हेन द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum or, as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed, and the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular item or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within meaning of section 242, provided that the time included between the first and the last of such dates shall not exceed 1 year. मतलब अगर ऑफेंस ट्रस्ट तोड़ने जैसे किसी को दिया पैसा खुद यूज कर लेना या किसी और की प्रॉपर्टी गलत तरीके से यूज करने का है तो हर एक आइटम का अलग अलग डिटेल या एग्जैक्ट डेट देने की जरूरत नहीं है। बस टोटल ग्रोस अमाउंट, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन और एक डेट रेंज, स्टार्ट डेट टू एंड डेट देना ही सफिशिएंट है, लेकिन ये पीरियड 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। मतलब एक ही चार्ज के अंदर सारी मिस एप्रोप्रिएशन इंक्लूड की जा सकती हैं अगर वो 1 साल के अंदर हुई हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 235 का मेन मकसद है कि एक्यूज्ड को फेयर और क्लियर नोटिस देना। नॉर्मल केसेस में स्पेसिफिक डिटेल्स, टाइम, प्लेस, पर्सन देना जरूरी है, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस अप्रोप्रिएशन जैसे केसेस में 1 साल के अंदर का टोटल अमाउंट और प्रॉपर्टी और डेट रेंज लिखना ही सफिशिएंट है। आफ्टर दैट सेक्शन 236, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। सेक्शन 236 बात करता है जब ऑफेंस का तरीका बताना जरूरी हो। अगर केस की नेचर ऐसी हो कि सेक्शन 234 और सेक्शन 235 के डिटेल्स एक्यूज्ड को काफी नोटिस नहीं देते तो चार्ज में ऑफेंस कमिट करने का तरीका भी लिखना जरूरी है ताकि एक्यूज्ड को पता चल सके कि उस पर क्या आरोप हैं। लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 236, when manner of committing offense must be stated,
when the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 234 and section 235 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose। मतलब सेक्शन 236 कहता है कि एक्यूज्ड को ये पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ ऑफेंस कैसे कमिट किया गया है। कभी कभी सेक्शन 234 और 235 में सिर्फ ऑफेंस का नाम या बेसिक पर्टिकुलर्स देना इनफ नहीं होता। ऐसे केसेस में सेक्शन 236 कहता है कि चार्जशीट में मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस जैसे स्टेप्स, टाइम, प्लेस, ये मेथड मेंशन होना चाहिए। इससे एक्यूज्ड को अपनी डिफेंस प्रिपेयर करने में मदद मिलती है और अनफेयर सरप्राइज से बचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीटिंग का केस है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स या लोग इन्वॉल्व हैं, तो चार्जशीट में क्लियरली बताना होगा कि चीटिंग कैसे और कौन से तरीके से की गई है। लेट्स अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशंस आल्सो। A is accused of the theft of certain articles at a certain time and place. The charge need not set out the manner in which the theft was effected. मतलब अगर A पर किसी आर्टिकल की चोरी का केस है एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पर, तो चार्ज में ये नहीं बताना जरूरी कि चोरी कैसे की गई है, सिर्फ टाइम, प्लेस और ऑफेंस का मेंशन करना ही काफ़ी है। आफ्टर दैट, इलस्ट्रेशन B, A is accused of cheating B at a given time and place. The charge must set out the manner in which A cheated B. इलस्ट्रेशन 2 बात करती है अगर A पर B को चीट करने का केस है तो चार्ज में डिटेल मेंशन करना पड़ेगा कि A ने कैसे B को चीट किया, जैसे स्टेप या मेथड ऑफ चीटिंग। आफ्टर दैट, इलस्ट्रेशन C, A is accused of giving false evidence at a given time and place. The charge must set out the portion of the evidence given by A which is alleged to be false. इलस्ट्रेशन C बात करता है अगर A पर झूठा एविडेंस देने का केस है तो चार्ज में एग्जैक्ट पोर्शन ऑफ एविडेंस जो फॉल्स है मेंशन करना जरूरी है। आफ्टर दैट, इलस्ट्रेशन D, A is accused of obstructing B, a public servant, in the discharge of his public functions at a given time and place. The charge must set out the manner in which A obstructed B in the discharge of his functions. इलस्ट्रेशन D बात करता है अगर A पर पब्लिक सर्वेंट को काम में रुकावट डालने का केस है तो चार्ज में मैनर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन यानी A ने कैसे B के फंक्शंस में इंटरफेयर किया बताना जरूरी है। आफ्टर दैट, इलस्ट्रेशन E, A is accused of the murder of B at a given time and place. The charge need not state the manner in which A murdered B. मतलब अगर A पर B का मर्डर करने का केस है तो चार्ज में मर्डर का एग्जैक्ट मैनर या मेथड बताना रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ टाइम, प्लेस और ऑफेंस का मेंशन करना ही काफ़ी है। आफ्टर दैट, इलस्ट्रेशन F, A is accused of disobeying a direction of the law with intent to save B from punishment. The charge must set out the disobedience charged and the law infringed. इलस्ट्रेशन F बात करता है अगर A पर लॉ की डिसोबीडियंस का केस है with intent to save B from punishment, तो चार्ज में एग्जैक्ट लॉ जो वायलेट है और डिसोबीडियंस का मैनर मेंशन करना जरूरी है। इन शॉर्ट, सेक्शन 236 का मेन पर्पस ये है कि एक्यूज्ड को अपने खिलाफ चार्ज की पूरी क्लैरिटी मिले। जब सेक्शन 234 और 235 का बेसिक पर्टिकुलर्स इनफ नहीं होते तो मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस को चार्ज में इंक्लूड करना जरूरी है। सिंपल ऑफेंस जैसे थेफ्ट या मर्डर में मैनर बताना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑफेंसेस जैसे चीटिंग, गिविंग फॉल्स एविडेंस, ऑब्स्ट्रक्शन या डिसओबीडियंस ऑफ लॉ में मैनर क्लियरली स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है। ये इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड अपनी डिफेंस प्रॉपरली प्रिपेयर कर सके और ट्रायल में अनफेयर सरप्राइजेस ना मिलें। आफ्टर दैट, सेक्शन 237, words in charge taken in sense of law under which offense is punishable. सेक्शन 237 बात करता है चार्ज में जो वर्ड्स ऑफेंस डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए गए हैं उनका मतलब उस लॉ के हिसाब से ही समझा जाएगा जिसके तहत ऑफेंस पनिशेबल है। लेट्स read the section first for better understanding. Section 237
Words in charge taken in sense of law under which offense is punishable. In every charge, words used in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them, respectively by the law under which such offense is punishable. मतलब जब किसी को चार्ज किया जाता है, चार्ज शीट में वर्ड्स यूज होते हैं। ये वर्ड्स लीगल सेंस में समझे जाएंगे, ना कि ऑर्डिनरी मीनिंग में। इसका मतलब है एक्यूज्ड को जज करने के लिए लॉ के हिसाब के टेक्निकल मीनिंग अप्लाई होंगे, ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं। After that, we will talk about Section 238, Effect of Errors. Section 238 बात करता है चार्ज में कोई एरर या गलती या ऑफेंस पर्टिकुलर्स का ओमिशन तब तक मटेरियल नहीं माना जाएगा जब तक एक्यूज्ड को उस गलती से सच में कंफ्यूज या मिसलीड ना किया गया हो और उससे जस्टिस फेल ना हुई हो। Let's read this section first for better understanding. Section 238, Effect of Errors. No error in standing either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice. मतलब अगर चार्ज में ऑफेंस या पर्टिकुलर्स को गलत लिखा गया हो या कोई ओमिशन हो तो ये अपने आप में केस को अफेक्ट नहीं करता। मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स चार्ज में ऑटोमेटिकली केस खत्म नहीं कर सकती। इसके अलावा एरर तभी मैटेरियल होगा जब एक्यूज्ड को गलती से सच में कंफ्यूज से मिसलीड किया गया हो और इस गलती की वजह से जस्टिस फेल हुई हो। अगर एक्यूज्ड को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई है या उसका डिफेंस प्रिपेयर करने का मौका मिला हो तो एरर इमैटेरियल है। Let's understand the illustrations also. Illustration A. A is charged under Section 180 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 with having been in possession of counterfeit coin, having known at the time when became possessed thereof that such coin was counterfeit, the word fraudulently being omitted in the charge, unless it appears that A was in fact misled by the omission. The error shall not be regarded as material. Illustration A बात करता है A पर चार्ज है पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कोइन, फ्रॉडुलेंटली वर्ड मिस हो गया। अगर A कंफ्यूज नहीं हुआ है तो एरर इमैटेरियल होगा। आफ्टर दैट illustration B. A is charged with cheating B and the manner in which he cheated B is not set out in the charge or is set out incorrectly. A defended himself, calls witnesses and gives him own account of the transaction. The court may infer from the omission to set out the manner of the cheating is not material. Illustration B बात करता है A पर चीटिंग का चार्ज है, मैनर गलत या मिसिंग है। अगर A ने अपने डिफेंस दिए और विटनेसेस बुलाए तो ओमिशन इमैटेरियल होगा। आफ्टर दैट illustration C. A is charged with cheating B and the manner in which he cheated B is not set out in the charge. There were many transactions between A and B and A had no means of knowing to which of them the charge referred and offered no defense. The court may infer from such facts that omission to set out the manner of the cheating was in the case a material error. स्टेशन C बात करता है मान लीजिए A पर चीटिंग का चार्ज है और यहाँ पर मैनर मिसिंग है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे A और B के और वो ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आए तो एरर मैटेरियल है क्योंकि एक्यूज्ड मिसलीड हुआ है। आफ्टर दैट illustration D. A is charged with murder of Khoda Baksh on 21st January 2023. In fact, the murdered person name was Heather Baksh and the date of the murder was 20th January 2023. A was never charged with any murder but one and had heard the inquiry before the magistrate which referred exclusively to the case of Heather Baksh. The court may infer from these facts that A was not misled and that the error in the charge was immaterial. Illustration D बात करता है एक्यूज्ड A पर खोड़ा बख्श की मर्डर का चार्ज था 21 जनवरी 2023 को, लेकिन असली विक्टिम था हैदर बख्श और डेट थी 20 जनवरी 2023 और A सिर्फ एक ही मर्डर का केस
मेन वर्ड था और मजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी में क्लियरली हैदर बख्श के केस का रेफरेंस था। इस सिचुएशन में ए मिसलीड नहीं हुआ और चार्ज की ये गलती इमैटीरियल है, मतलब ट्रायल पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। After that, illustration E. A was charged with murdering Haider Baksh on 20th January 2023 and Khoda Baksh, who tried to arrest him for that murder on the 21st January 2023. When charged for the murder of Haider Baksh, he was tried for the murder of Khoda Baksh. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of Haider Baksh. The court may infer from that A was misled and that the error was material. इलस्ट्रेशन ई बात करता है ए पर 2 मर्डर्स के चार्ज थे। हैदर बख्श के मर्डर 20 जनवरी को और खोड़ा बख्श का मर्डर जो उसको अरेस्ट करने के लिए आया था 21 जनवरी को। लेकिन जब ए को हैदर बख्श के मर्डर के लिए ट्रायल किया गया तो एक्चुअली उसका ट्रायल खोड़ा बख्श की मर्डर के लिए हुआ और उसके डिफेंस के विटनेसेस हैदर बख्श के केस के थे, खोड़ा बख्श के नहीं। यहाँ क्लियरली ए मिसलीड हुआ है और ये गलती मैटेरियल मानी गई है क्योंकि इसने एक्यूज्ड के डिफेंस को अफेक्ट किया है। इन शॉर्ट सेक्शन 236 का मेन मकसद ये है कि एक्यूज्ड को अपने खिलाफ चार्ज की पूरी क्लैरिटी मिले और अगर चार्ज में छोटी मोटी गलती हो जो एक्यूज्ड को कंफ्यूज या मिसलीड नहीं करती तो वो इमैटेरियल एरर मानी जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल डी। लेकिन अगर गलती ऐसी हो जो एक्यूज्ड के डिफेंस को अफेक्ट करे और कंफ्यूज करे तो वो मैटेरियल एरर मानी जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल ई। इसका मतलब है कि ट्रायल तभी फेयर माना जाएगा जब एक्यूज्ड को अपना डिफेंस सही से प्रिपेयर करने का चांस मिलेगा। आफ्टर दैट सेक्शन 239 कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। सेक्शन 239 कहता है कि कोई भी कोर्ट जजमेंट देने से पहले किसी भी चार्ज को ऑल्टर या ऐड कर सकती है। जो भी ऑल्ट्रेशन एडिशन होते हैं उसे एक्यूज्ड को पढ़कर और समझाकर इन्फॉर्म करना जरूरी है ताकि एक्यूज्ड अपने डिफेंस प्रिपेयर कर सके। अगर कोर्ट को लगे कि तुरंत ट्रायल कंटिन्यू करने से एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूटर को नुकसान नहीं होगा तो ट्रायल ऑल्टर्ड या एडिड चार्जेस के साथ वैसे ही कंटिन्यू हो सकता है जैसे वो ओरिजिनल चार्ज हो। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि तुरंत ट्रायल से किसी को नुकसान हो सकता है तो कोर्ट या तो नए ट्रायल ऑर्डर कर सकती है या ट्रायल को एडजर्न करके कुछ समय के लिए रोक सकती है। और अगर ऑल्टर्ड या एडिड चार्ज ऐसे ऑफेंस हैं जिसके लिए पहले से सैंक्शन लेना जरूरी है तो सैंक्शन मिलने तक ट्रायल नहीं चलेगा जब तक सेम फैक्ट्स पर ऑलरेडी सैंक्शन नहीं मिला हो। इस तरह सेक्शन 239 कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो चार्ज को मॉडिफाई कर सकती, लेकिन एक्यूज्ड के अधिकार और फेयर ट्रायल का ध्यान रखते हुए। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 239 कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। सब सेक्शन 1 एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। कोर्ट को जजमेंट से पहले किसी भी चार्ज को ऑल्टर, बढ़ाना या ऐड करना, नए पॉइंट इंक्लूड करने का अधिकार है। इससे कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ताकि चार्ज की एक्यूरेसी और फेयरनेस मेंटेन रहे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एवरी सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। मतलब जो भी ऑल्ट्रेशन एडिशन होती हैं कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि एक्यूज्ड को पढ़कर और समझाकर इन्फॉर्म किया जाए। इसका मकसद है कि एक्यूज्ड अपनी डिफेंस प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकता है, उसको फेयर ट्रायल के अधिकार हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 if the alteration or addition to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may in its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। सबसेक्शन 3 बात करता है अगर कोर्ट को लगे कि तुरंत ट्रायल कंटिन्यू करने से एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूटर को नुकसान नहीं होगा तो ट्रायल ऑल्टर्ड या एडिड चार्ज के साथ वैसे ही कंटिन्यू हो सकता है जैसे वो ओरिजिनल चार्ज हो। मतलब माइनर चार्ज या एडिशंस केस में ट्रायल डिले नहीं करना पड़ता। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4 इफ द ऑल्ट्रेशन और एडिशन इन सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid,
The court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. सबसेक्शन 4 बात करता है अगर कोर्ट को लगे कि इमीडिएट ट्रायल से एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूटर को प्रेजुडिस हो सकता है तो कोर्ट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, नया ट्रायल ऑर्डर करना या ट्रायल को एडजर्न करके कुछ समय के लिए रोकना. आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, if the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, case shall not be proceeded with until such sanction is obtained unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded. सबसेक्शन 5 बात करता है अगर ऑल्टर या एडिड चार्ज ऐसे ऑफेंस के लिए है जिसमें पहले से सैंक्शन लेना जरूरी है तो सैंक्शन मिलने तक ट्रायल नहीं चलेगा अनलेस सेम फैक्ट्स पर ऑलरेडी सैंक्शन मिल चुका हो. इसका मतलब है कि लीगल फॉर्मेलिटीज को भी ध्यान रखा जाता है. इन शॉर्ट सेक्शन 239 कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो चार्ज को जजमेंट से पहले ऑल्टर या ऐड कर सकता है ताकि ट्रायल फेयर और एक्यूरेट हो, लेकिन ये पावर एक्यूज्ड के अधिकार और फेयर ट्रायल को अफेक्ट नहीं कर सकती. कोर्ट को यह इंश्योर करना होता है कि एक्यूज्ड को ऑल्ट्रेशन और एडिशन के बारे में समझाया गया हो और अगर इमीडिएट ट्रायल से कोई प्रेजुडिस हो सकता है तो ट्रायल एडजर्न या नया ट्रायल किया जा सके. अगर ऑफेंस के लिए पहले से सैंक्शन की जरूरत हो तो सैंक्शन मिलने तक ट्रायल नहीं चलेगा. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 240 रिकॉल of witnesses when charge altered. सेक्शन 240 बात करता है अगर ट्रायल के दौरान कोर्ट चार्ज को बदल दे या नया चार्ज ऐड करे तो प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड दोनों को ये हक है कि पहले से टेस्टिफाई कर चुके विटनेसेस को वापस बुलाया जा सके और उनसे नए या बदले हुए चार्ज के बारे में सवाल किया जा सके जब तक कोर्ट ये ना सोचे कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट, परेशानी या जस्टिस को अवॉइड करने के लिए किया जा रहा है. और कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकती है कि कोई नया विटनेस कॉल किया जाए जो केस के लिए इम्पोर्टेंट हो. लेट्स रीड द सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 240 रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड. व्हेनेवर a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed A. to recall or resummon and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court for reason to be recorded in writing consider that the prosecutor or the accused as the case may be desires recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or defeating the ends of justice. B. Also to call any further witness whom the court may think to be material. मतलब जब ट्रायल चल रहा हो और कोर्ट डिसाइड करे कि चार्ज को बदलना है या कोई नया चार्ज ऐड करना है तो दोनों साइड प्रोसिक्यूटर, स्टेट विटनेस साइड और एक्यूज्ड डिफेंडेंट को कुछ राइट्स मिलते हैं. पहला, विटनेस को वापस बुलाने का राइट. अगर किसी विटनेस को पहले ही एग्जामिन किया गया है तो दोनों साइड उन्हें दोबारा सम्मन कर सकते हैं और उनसे नए या चेंज्ड चार्ज के बारे में सवाल कर सकते हैं. लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि विटनेस को दोबारा बुलाना सिर्फ टाइम वेस्ट है, परेशानी है या जस्टिस को डिफीट करने के लिए हो रहा है तो कोर्ट ये अलो नहीं करेगा. दूसरा, नए विटनेसेस को कॉल करने का राइट. कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि कोई और विटनेस जो केस के लिए इम्पोर्टेंट हो उसे बुलाया जाए या नहीं. इन शॉर्ट, सेक्शन 240 बेसिकली ये इंश्योर करता है कि चार्ज चेंज होने पर दोनों पार्टीज को फेयर चांस मिले और केस का सच सामने आए लेकिन अब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं हो. After that, we will talk about Part B, Joinder of Charges. Section 241, Separate Charges for Distinct Offences. Section 241 कहता है कि हर अलग ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड के खिलाफ अलग चार्ज बनेगा और उसका ट्रायल भी अलग होगा. मतलब अगर किसी व्यक्ति पर एक ही समय या अलग समय पर अलग ऑफेंसेस के आरोप हों तो उनके लिए अलग अलग चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और सेपरेटली ट्रायल होगा.
लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर एक्यूज्ड लिखित रूप में रिक्वेस्ट करे और मजिस्ट्रेट को लगे कि इससे एक्यूज्ड को नुकसान नहीं होगा, तो मल्टीपल चार्जेस को एक साथ ट्रायल के लिए ट्राई किया जा सकता है। ये रूल सेक्शन 242, 243, 244 और 246 के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पर एक ओकेजन पर थेफ्ट और दूसरे ओकेजन पर ग्रीवियस हर्ट का आरोप है, तो ए को सेपरेटली चार्ज और सेपरेटली ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। लेट्स रीड द सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। Section 241 separate charges for distinct offences. Subsection 1, for every distinct offence of which any person is accused, there shall be a separate charge, and every such charge shall be tried separately, provided that where the accused person by an application in writing so desires and the magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such person. सबसेक्शन 1 बात करता है जब किसी व्यक्ति पर अलग अलग ऑफेंसेस के आरोप होते हैं तो हर ऑफेंस के लिए अलग चार्ज फ्रेम किया जाता है। इसका रीजन ये है कि हर ऑफेंस का ट्रायल इंडिपेंडेंट और फेयर हो और एक ऑफेंस की कॉम्प्लेक्सिटी या एविडेंस दूसरे ऑफेंस को अफेक्ट ना करें। मतलब हर चार्ज को अलग ट्रायल में सुनना होता है ताकि एक्यूज्ड हर ऑफेंस का डिफेंस प्रॉपरली रख सके। इसके अलावा प्रोविजो में बताया गया है, अगर एक्यूज्ड रिटन रिक्वेस्ट करे और मजिस्ट्रेट को लगे कि इससे एक्यूज्ड को प्रीजुडिस नहीं होगा, तो एक से ज़्यादा चार्जेस एक साथ ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। इसका मकसद टाइम और रिसोर्सेज बचाना है, लेकिन फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। After that, subsection 2, nothing in subsection 1 shall affect the operation of the provisions of section 242, 243, 244 and 246। मतलब सेक्शन 240 का रूल सेक्शन 242, 243, 244 और 246 पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये सेक्शन अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के हिसाब से फॉलो होंगे। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन, ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ थेफ्ट ऑन वन ओकेजन एंड ऑफ causing grievous hurt on another occasion. A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt. अगर A पर एक ओकेजन पर थेफ्ट, दूसरे ओकेजन पर ग्रीवियस हर्ट का चार्ज है, A को अलग चार्ज फ्रेम किया जाएगा और अलग ट्रायल होगा। अगर A चाहता है और मजिस्ट्रेट एग्री कर दे तो दोनों चार्जेस एक साथ ट्रायल के लिए ट्राई किए जा सकते हैं। सेक्शन 241 का मेन पॉइंट ये है कि हर अलग ऑफेंस के लिए अलग चार्ज और अलग ट्रायल होना चाहिए ताकि एक्यूज्ड को हर ऑफेंस का फेयर ट्रायल मिल सके और एक ऑफेंस एविडेंस या कॉम्प्लेक्सिटी दूसरे ऑफेंस को अफेक्ट ना करे। लेकिन अगर एक्यूज्ड चाहे और मजिस्ट्रेट को लगे कि इससे एक्यूज्ड को नुकसान नहीं होगा, तो एक से ज़्यादा चार्जेस एक साथ ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। इस तरह सेक्शन 241 फेयरनेस और एफिशिएंसी दोनों को बैलेंस करता है। After that, we will talk about section 242. Offences of same kind within year may be charged together. Section 242 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर एक साल के अंदर एक ही टाइप के मल्टीपल ऑफेंसेस का आरोप है, तो उनमें से मैक्सिमम 5 ऑफेंस को एक साथ चार्ज करके ट्रायल किया जा सकता है। सेम काइंड का मतलब है कि वो ऑफेंस सेम सेक्शन के अंडर और सेम पनिशमेंट के लिए पनिशेबल हों, चाहे वो सेम व्यक्ति के खिलाफ हो या अलग व्यक्ति के खिलाफ। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से कुछ रिलेटेड ऑफेंसेस और उनके अटेम्प्ट्स भी सेम काइंड के ऑफेंस माने जा सकते हैं। इसका मकसद ये है कि एक जैसे ऑफेंसेस के लिए अलग अलग ट्रायल ना हो, टाइम और रिसोर्सेज बचें और ट्रायल प्रोसेस एफिशिएंट हो। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 242, offences of same kind within year may be charged together. Subsection 1, when a person is accused of more offences than one of the same kind committed within a space of 12 months from the first to the last of such offences, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 5. मतलब अगर किसी व्यक्ति पर एक साल के अंदर एक ही टाइप के मल्टीपल ऑफेंसेस के आरोप हैं, तो कोर्ट मैक्सिमम 5 ऑफेंसेस एक साथ चार्ज
ट्रायल कर सकती है। ये इंश्योर करता है कि एक जैसे ऑफेंसेस के लिए अलग अलग ट्रायल ना हो और जुडिशियल रिसोर्सेज बच सकें। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अगर ए ने जनवरी से दिसंबर के बीच में 5 बार थेफ्ट किया तो ये एक ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, offenses are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment under the same section of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 or of any special or local law, provided that for the purpose of this section an offence punishable under subsection 2 of section 303 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 shall be deemed to be an offence of the same kind as an offence punishable under section 305 of the said Samhita, and that an offence punishable under any section of the said Samhita or of any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is an offence. Subsection 2 बेसिकली कहता है कि offenses same kind का तब माना जाएगा जब उनका पनिशमेंट सेम हो, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर हो या किसी स्पेशल या लोकल लॉ के अंडर। उदाहरण के साथ समझते हैं। सेक्शन 303 सब सेक्शन 2 के अंडर जो ऑफेंस पनिशेबल हैं उसे सेक्शन 305 के ऑफेंस के सेम काइंड का माना जाएगा। और अगर किसी ऑफेंस के लिए किसी ने अटेम्प्ट किया और वो अटेम्प्ट भी ऑफेंस माना जाता है तो वो अटेम्प्ट भी ओरिजिनल ऑफेंस के सेम काइंड का कंसिडर होगा। इन सिंपल वर्ड्स ऑफेंसेस को सेम टाइप तब माना जाएगा जब उनका पनिशमेंट सेम हो और अटेम्प्ट को भी ओरिजिनल ऑफेंस के साथ मैच किया जा सके। इन शॉर्ट सेक्शन 242 का मेन मकसद ये है कि एक साल के अंदर एक ही टाइप के ऑफेंसेस को एक साथ ट्रायल में ले जा सकें, मैक्सिमम 5 ऑफेंसेस, ताकि जुडिशियल रिसोर्सेज बच सकें और ट्रायल प्रोसेस एफिशिएंट हो। सेम काइंड का मतलब है कि ऑफेंसेस सेम सेक्शन के अंडर पनिशेबल होना और सेम पनिशमेंट हो और कुछ रिलेटेड ऑफेंसेस और उनके अटेम्प्ट्स भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। इससे अक्यूज्ड को डिफेंस एक ही ट्रायल में प्रेजेंट करना इजी हो जाता है और बार बार अलग ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ती। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 243, ट्रायल फॉर ऑफेंस मोर देन वन ऑफेंस। सेक्शन 243 कहता है कि अगर एक ही सीरीज ऑफ एक्ट में एक व्यक्ति ने एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं जो एक ही ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं तो उन सभी ऑफेंसेस को एक साथ चार्ज करके ट्रायल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का आरोप है और उस ऑफेंस को फैसिलिटेट या कंसील करने के लिए फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जैसे और ऑफेंसेस भी हुए हैं तो उनको भी एक साथ ट्रायल में इंक्लूड किया जा सकता है। अगर सेम एक्ट्स के लिए अलग अलग लॉज के अंडर मल्टीपल ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं तो एक्यूज्ड को उन सभी ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है। और अगर अलग अलग एक्ट्स को कंबाइन करने पर एक नया ऑफेंस बनता है तो एक्यूज्ड को कंबाइंड ऑफेंस और अलग अलग एक्ट्स को ऑफेंसेस के लिए भी एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। ये सेक्शन 9 के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करता। Let's read the section and understand it clause by clause. Section 243, trial for more than one offence. Subsection 1, if in one series of acts so connected together as to form the same transaction, more offences than one are connected by the same person, he may be charged with and tried at one trial for each such offence. मतलब अगर एक व्यक्ति ने एक ही सीरीज ऑफ कनेक्टेड एक्ट्स में एक से ज़्यादा ऑफेंसेस किए हैं जो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं तो सभी ऑफेंसेस एक ही ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर ए ने एक ही इवेंट में किसी का माल चुराया और साथ में प्रॉपर्टी को डैमेज भी किया है तो दोनों ऑफेंसेस एक साथ ट्रायल में लिए जा सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, when a person charged with one or more offences of criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property as provided in subsection 2 of section 235 or in subsection 1 of section 242 is accused of committing for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offence or those offences one or more offence of falsification of accounts,
he may be charged with and tried at one trial for each such offense. सबसेक्शन 2 बात करता है अगर किसी पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस अप्रोप्रिएशन का आरोप है और उस ऑफेंस को कवर या कंसील करने के लिए अकाउंट्स फॉल्सिफाई किए गए तो ये एडिशनल ऑफेंसेस भी एक ही ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। ए ने कंपनी का पैसा मिसयूज किया और साथ में बुक्स फॉल्सिफाई की ताकि एविडेंस ना मिले, तो दोनों चार्जेस एक साथ ट्रायल में जा सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, if the acts alleged constitute an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offense are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offenses. सबसेक्शन 3 बात करता है अगर एक ही एक्ट अलग अलग लॉज के अंडर मल्टीपल ऑफेंसेस के डेफिनेशन में आता है तो एक्यूज्ड सभी ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल में ट्राई हो सकता है। इसको भी एक उदाहरण के साथ समझते हैं। इन्हें दुष्प्रेरणा से प्रॉपर्टी डैमेज किया जो कि बीएनएस के थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी दोनों ऑफेंसेस में आता है, तो दोनों चार्जेस एक ही ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, if several acts of which one or more than one would be itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined and for any offense constituted by any one or more of such acts. And nothing contained in this section shall affect section 9 of भारतीय न्याय संहिता 2023. सबसेक्शन 4 बात करता है अगर अलग अलग एक्ट्स को कंबाइन करने पर एक नया ऑफेंस बनता है तो एक्यूज्ड को कंबाइंड ऑफेंस के लिए और इंडिविजुअल एक्ट्स के ऑफेंसेस के लिए दोनों के लिए एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। मान लीजिए ए ने अलग अलग फ्रॉड्स किए जो कंबाइन होने पर एक लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड बन गया, तो कंबाइंड फ्रॉड और इंडिविजुअल फ्रॉड एक ही ट्रायल में चलेंगे। इसके अलावा ये सेक्शन 9 के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करता। लेट्स अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन टर्न बाय टर्न। ए रेस्क्यूज बी अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी and in so doing cause grievous hurt to C. A constable in whose custody B was, A may be charged with and convicted of the offences under subsection 2 of section 121 and section 263 of भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब A ने B को कस्टडी से रेस्क्यू किया और इस प्रोसेस में C कांस्टेबल को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दिया। ये दो ऑफेंसेस रेस्क्यू और ग्रीवियस हर्ट एक ही कनेक्टेड ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट चार्ज फ्रेम किया जा सकता है और एक ही ट्रायल में ट्राई भी किया जा सकता है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन बी, ए कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय डे विद इंटेंट टू कमिट रेप एंड कमिट्स इन द हाउस सो एंटर्ड रेप विद बीज वाइफ। ए मे बी सेपरेटली चार्ज्ड विद and convicted of offences under section 64 and subsection 3 of section 331 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इलस्ट्रेशन बी बात करता है ए ने डे टाइम हाउस ब्रेकिंग की और वहाँ बी की वाइफ के साथ रेप किया, तो हाउस ब्रेकिंग और रेप एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हैं लेकिन अलग ऑफेंसेस हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट चार्ज और एक ही ट्रायल पॉसिबल है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन सी, A has in the possession of several seals, knowing them to be counterfeit and intending to use them for the purpose of committing several forgeries punishable under section 337 of भारतीय न्याय संहिता 2023. A may be separately charged with and convicted of the possession of each seal and under subsection 2 of section 341 of भारतीय न्याय संहिता 2023. इलस्ट्रेशन सी बात करता है ए के पास काउंटरफिट सील्स थे जिसे वो फोर्जरीज के लिए यूज करने वाला था। हर सील के पोजेशन के लिए सेपरेट चार्ज हो सकता है लेकिन ट्रायल एक साथ चलाया जा सकता है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन डी, विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू बी, ए इंस्टीट्यूट ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding and also falsely accuses B for having committed an offense
knowing that there is no just or lawful ground for such charge, A may be separately charged with and convicted of two offences under section 248 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इलस्ट्रेशन डी बात करता है ए ने बी के खिलाफ बेसलेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और फॉल्स एक्यूजेशंस फाइल किए। ये दो सेपरेट ऑफेंसेस हैं, अलग चार्जेस और सेम ट्रायल में ट्राई हो सकते हैं। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन ई, ए विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू बी falsely accuses him of having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such charge. On the trial, A gives false evidence against B, intending thereby to cause B to be convicted of a capital offence. A may be separately charged with and convicted of offence under section 230 and 248 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इलस्ट्रेशन ई बात करता है ए ने बी पर फॉल्स एक्यूजेशन किए और ट्रायल में फॉल्स एविडेंस दिए जिससे बी कैपिटल पनिशमेंट फेस करे। फॉल्स एक्यूजेशन और फॉल्स एविडेंस दोनों अलग अलग ऑफेंसेस हैं, लेकिन ये एक ही ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन एफ, ए विद 6 others commits the offense of writing grievous hurt and assaulting a public servant endeavoring in the discharge of his duty as such to suppress the riot. A may be separately charged with and convicted of the offence under subsection 2 of section 117 and subsection 2 of section 191 and section 195 of भारतीय न्याय संहिता 2023। रजिस्ट्रेशन एफ बात करता है ए और 6 लोगों ने राइटिंग, ग्रीवियस हर्ट और पब्लिक सर्वेंट पर असोल्ट किया। ये अलग अलग ऑफेंसेस हैं और अलग अलग चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रायल एक साथ हो सकता है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन जी, ए थ्रेटन्स बी, सी एंड डी at the same time with injury to their persons with intent to cause alarm to them. A may be separately charged with and convicted of each of 3 offences under subsection 2 and 3 of section 351 of भारतीय न्याय संहिता 2023. The separate charges referred to in illustration A to G respectively may be tried at the same time. मतलब A ने B, C और D को एक साथ थ्रेटन किया। हर विक्टिम के लिए अलग चार्ज, लेकिन ट्रायल एक साथ पॉसिबल है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन एच, ए wrongfully strikes B with a cane. A may be separately charged with and convicted of offence under subsection 2 of the section 115 and section 131 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इलस्ट्रेशन एच बात करता है ए ने बी को केन से मारा। ये एक्ट 2 अलग ऑफेंसेस के अंडर आता है। स्ट्राइकिंग प्लस अदर लॉ दोनों के लिए सेपरेट चार्जेस और एक ही ट्रायल हो सकता है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन आई, सर्वेंट स्टोलन sacks of corn are made over to A and B who knew they are stolen property. For the purpose of concealing them, A and B thereupon voluntarily assist each other to conceal the sacks at the bottom of a grain pit. A and B may be separately charged with and convicted of the offence under subsection 2 and 5 of section 317 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इलस्ट्रेशन आई बात करता है ए और बी ने चोरी का माल छुपाया और एक दूसरे की हेल्प की। दोनों के एक्ट्स मल्टीपल ऑफेंसेस बनते हैं। दोनों के लिए सेपरेट चार्ज और ट्रायल एक साथ हो सकता है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन जे, ए एक्सपोजेस हर चाइल्ड विद द नॉलेज दैट she is thereby likely to cause its death. The child dies in consequence of such exposure. A may be separately charged with and convicted of offence under section 93 and 105 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इलस्ट्रेशन जे बात करता है ए ने अपने चाइल्ड को एक्सपोज किया जिससे चाइल्ड की डेथ हुई। एक्सपोजर और रिजल्टेंट डेथ अलग ऑफेंसेस, separate charges and same trial. After that illustration K, A dishonestly uses a forged document as genuine evidence in order to convict B, a public servant of an offence under section 201 of भारतीय न्याय संहिता 2023. A may be separately charged with and convicted of
offenses under section 233 and subsection 2 of section 340. Read with section 377 of that संहिता। इलस्ट्रेशन के बात करता है ए ने फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज किए बी को कन्विक्ट कराने के लिए। फोर्जरी और मिसयूज दोनों अलग ऑफेंसेस एक ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन एल, ए कमिट्स रॉबरी ऑन बी and in doing so voluntarily causes hurt to him. A may be separately charged with and convicted of offences under subsection 2 of section 115 and subsection 2 and 4 of section 309 of भारतीय न्याय संहिता 2023। इलस्ट्रेशन एल बात करता है ए ने रॉबरी की और विक्टिम को हर्ट भी किया, तो रॉबरी और हर्ट अलग ऑफेंसेस हैं और कंबाइंड एक्ट्स का एक नया ऑफेंस भी बन सकता है। दोनों चार्जेस अलग होंगे और ट्रायल एक साथ चल सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 243 का मेन मकसद है कि कनेक्टेड या रिलेटेड ऑफेंसेस को एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सके ताकि जुडिशियल प्रोसेस एफिशिएंट हो और एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल का मौका मिले। ये सेक्शन कवर करता है सिंगल ट्रांजैक्शंस में मल्टीपल ऑफेंसेस और ऑफेंसेस committed to facilitate or conceal main offense, acts falling under multiple legal definitions and combined acts से बना नया offense। इससे accused के लिए भी convenient है क्योंकि एक ही ट्रायल में सारे related offenses का डिफेंस प्रेजेंट किया जा सकता है और बार बार अलग ट्रायल की जरूरत भी नहीं पड़ती। After that we will talk about section 244 where it is doubtful what offense has been committed। सेक्शन 244 बात करता है अगर किसी एक्ट या एक्ट्स के बेसिस पर ये क्लियर नहीं है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है तो एक्यूज्ड को सारे या कुछ पॉसिबल ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जा सकता है और उन चार्जेस का एक साथ ट्रायल किया जा सकता है या फिर ऑल्टरनेटिव चार्ज दिए जा सकते हैं कि एक्यूज्ड ने इनमें से कोई एक ऑफेंस किया है। और अगर एक्यूज्ड को एक ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है और ट्रायल में पता चले कि उसने कोई दूसरा ऑफेंस किया है जो सेक्शन के अंडर चार्ज किया जा सकता है तो भी एक्यूज्ड को उस दूसरे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है चाहे वो ओरिजिनल चार्ज में ना हो। Let's read this section for better understanding. Section 244 where it is doubtful what offense has been committed. Subsection 1. If a single act or series of act is of such a nature that it is doubtful which of several offenses the fact which can be proved will constitute, the accused may charged with having committed all or any of such offense, and any number of such charges may be tried at once, or he may be charged in the alternative with having committed some one of said offenses। मतलब अगर किसी एक एक्ट या एक्ट्स की सीरीज से ये क्लियर ना हो कि कौन सा ऑफेंस हुआ है तो एक्यूज्ड को सारे या कुछ पॉसिबल ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया जा सकता है। कोर्ट अलो करती है कि इनमें से जितने भी चार्जेस हैं उनका ट्रायल एक साथ हो या फिर एक्यूज्ड को ऑल्टरनेटिव चार्ज भी दिए जा सकते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, इफ इन सच अ केस द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड डिफरेंट ऑफेंस फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, he may be convicted of the offense which he is shown to have committed although he was not charged with it। सब सेक्शन 2 बात करता है अगर एक्यूज्ड को एक ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है और ट्रायल में एविडेंस से ये साबित हो जाए कि उसने कोई दूसरा ऑफेंस किया है तो जो सब सेक्शन 1 के अंडर चार्ज हो सकता था तो एक्यूज्ड को उस दूसरे ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है चाहे वो ओरिजिनल चार्ज में हो या ना हो। आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन ए is accused of an act which may amount to theft or receiving stolen property or criminal breach of trust or cheating. He may be charged with theft, receiving stolen property, criminal breach of trust and cheating, or he may be charged with having committed theft or receiving stolen property, criminal breach of trust or cheating। इलस्ट्रेशन ए कहती है ए के अगेंस्ट एक एक्ट के लिए ये डाउट है कि वो थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चीटिंग हो सकता है। कोर्ट ए को सारे चार्जेस एक साथ ही दे सकती है, थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग, या फिर ऑल्टरनेटिव चार्ज दे सकती है ए ने इनमें से कोई एक ऑफेंस किया होगा। आफ्टर दैट
Illustration B. In the case mentioned, A is only charged with theft. It appears that he committed the offense of criminal breach of trust or that of receiving stolen goods. He may be convicted of criminal breach of trust or of receiving stolen goods, as the case may be, though he was not charged with such offense. इलस्ट्रेशन बी बात करता है अगर ए सिर्फ थेफ्ट के लिए चार्ज हुआ है और ट्रायल में पता चला कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या रिसीविंग स्टोलन गुड्स किया, तो ए को उस दूसरे ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट किया जा सकता है, चाहे वो ओरिजिनल चार्ज में हो या ना हो. आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन सी. A states on oath before the magistrate that he saw B hit C with the club. Before the session court, A states on oath that B never hit C. A may be charged in the alternative and convicted of intentionally giving false evidence, although it cannot be proved which of these contradictory statement was false. स्टेशन C बात करता है A मजिस्ट्रेट के सामने कहता है कि B ने C को क्लब से मारा, लेकिन सेशन कोर्ट में कहता है कि B ने नहीं मारा. कोर्ट ऑल्टरनेटिव चार्ज लगा सकती है और ए को इंटेंशनली गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए कन्विक्ट कर सकती है, चाहे ये प्रूव ना हो कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में से कौन से गलत हैं. इन शॉर्ट सेक्शन 244 ये कहता है कि जब ये डाउट हो कि कौन सा ऑफेंस हुआ है तो एक्यूज्ड को मल्टीपल या ऑल्टरनेटिव चार्जेस दिए जा सकते हैं और ट्रायल में एक्चुअल ऑफेंस के हिसाब से कन्विक्शन हो सकता है. इसका मकसद है कि जस्टिस हो और लूप होल्स का फायदा ना उठा सकें. आफ्टर दैट सेक्शन 245 व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड. सेक्शन 245 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर एक ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम किए गए हैं लेकिन ट्रायल में ये प्रूव होता है कि उस ऑफेंस का कुछ हिस्सा या कुछ फैक्ट्स सिर्फ एक माइनर ऑफेंस को एस्टेब्लिश करते हैं, तो एक्यूज्ड को उस माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, चाहे वो माइनर ऑफेंस एक्सप्लिसिटली चार्ज में हो या ना हो. इस तरह अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव हुआ एक्ट उस ऑफेंस के अटेम्प्ट के रूप में आए तो उसके लिए भी कन्विक्शन पॉसिबल है बिना अलग से अटेम्प्ट चार्ज किए. लेकिन ये सेक्शन माइनर ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन तभी अलो करता है जब उस माइनर ऑफेंस के लिए प्रोसीडिंग शुरू करने की कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हों. Let's read this section for better understanding. Section 245 when offense proved included in offense charged. Subsection 1 when a person is charged with an offense consisting of several particulars, a combination of some only of which constitutes a complete minor offense, and such combination is proved but the remaining particulars are not proved. He may be convicted of the minor offense though he was not charged with it. सबसेक्शन 1 बात करता है अगर एक्यूज्ड पर एक कॉम्प्लेक्स ऑफेंस के लिए चार्ज है और उस ऑफेंस के कुछ पर्टिकुलर्स प्रूव होते हैं जो एक कंप्लीट माइनर ऑफेंस बनाते हैं, तो एक्यूज्ड उन माइनर ऑफेंसेस के लिए भी कन्विक्ट हो सकता है. इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं. मान लीजिए ए पर फ्रॉड का चार्ज है जिसमें 5 फॉल्स डॉक्यूमेंट का यूज इंक्लूड है. अगर ट्रायल में सिर्फ 3 प्रूव होते हैं और ये 3 अलोन एक माइनर ऑफेंस बनते हैं तो ए उस माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो सकता है. आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 when a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, he may be convicted of the minor offense although he is not charged with it. सबसेक्शन 2 बात करता है अगर चार्ज्ड ऑफेंस के अगेंस्ट प्रूव होने वाले फैक्ट सिर्फ माइनर ऑफेंस के बेसिस बनते हैं तो एक्यूज्ड माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो सकता है. इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं. मान लीजिए ए पर ग्रीवियस हर्ट का चार्ज है लेकिन प्रूव होता है कि सिर्फ सिंपल हर्ट था. ए को सिंपल हर्ट के लिए कन्विक्टेड किया जा सकता है. आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 when a person is charged with an offense, he may be convicted of an attempt to commit such offense although the attempt is not separately charged. सबसेक्शन 3 बात करता है अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव होता है कि ऑफेंस अटेम्प्ट हुआ तो उसके लिए भी कन्विक्शन पॉसिबल है बिना अलग अटेम्प्ट चार्ज फ्रेम किए. इसको भी एक उदाहरण के साथ समझते हैं. मान लीजिए ए पर मर्डर का चार्ज है लेकिन प्रूव होता है कि विक्टिम सर्वाइव हुआ. ए को अटेम्प्टेड मर्डर के लिए कन्विक्टेड किया जा सकता है. आफ्टर दैट
Subsection 4. Nothing in this section shall be deemed to authorize the conviction of any minor offence where the conditions requisite for the initiation of proceedings in respect of that minor offence have not been satisfied. सबसेक्शन 4 बात करता है सेक्शन 245 सिर्फ तब माइनर ऑफेंस या अटेम्प्ट के लिए कन्विक्शन अलो करता है जब उस माइनर ऑफेंस के लिए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी हों। मतलब टेक्निकल लूप होल या मिसिंग प्रोसीजर की वजह से माइनर ऑफेंस में कन्विक्शन नहीं हो सकता। अब इलस्ट्रेशन समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए is charged under subsection 3 of section 316 of भारतीय न्याय संहिता 2023 with criminal breach of trust in respect of property entrusted to him as a courier. It appears that he did not commit criminal breach of trust under subsection 2 of section 316 of this संहिता in respect of the property, but that it was not entrusted to him as a courier. He may be convicted of criminal breach of trust under the said subsection 2 of section 316. इलस्ट्रेशन ए बात करता है ए को 316 सबसेक्शन 3 के अंडर चार्ज किया गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज अ करियर, मतलब प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसपोर्ट के लिए थी। ट्रायल में पता चलता है कि ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया लेकिन प्रॉपर्टी करियर के रूप में इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब उसका रोल अलग था। कोर्ट ए को सेक्शन 316 सब सेक्शन 2 के अंडर कन्विक्ट कर सकती है क्योंकि ऑफेंस हुआ है, बस कैटेगरी थोड़ी अलग है। आफ्टर दैट इलस्ट्रेशन बी ए इज चार्ज्ड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 117 भारतीय न्याय संहिता 2023 विद कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ही प्रूव्स दैट ही एक्टेड on grave and sudden provocation. He may be convicted under subsection 2 of section 122 of that संहिता। इलस्ट्रेशन बी बात करता है ए को सेक्शन 117 सब सेक्शन 2 के अंडर चार्ज किया गया फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ट्रायल में ए प्रूफ देता है कि उसने एक्शन ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में किया। कोर्ट ए को सेक्शन 122 सब सेक्शन 2 के अंडर कन्विक्ट कर सकती है क्योंकि ऑफेंस का नेचर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसका काम स्टिल पनिशेबल है। इन शॉर्ट सेक्शन 245 का मेन मकसद ये है कि अगर चार्ज्ड ऑफेंस पूरी तरह से प्रूव ना हो लेकिन उसके कुछ फैक्ट्स या पर्टिकुलर्स माइनर ऑफेंस या अटेम्प्ट के लिए काफ़ी हों तो एक्यूज्ड को उस माइनर ऑफेंस या अटेम्प्ट के लिए कन्विक्टेड किया जा सकता है। ये इंश्योर करता है कि जस्टिस का फेलियर ना हो सिर्फ इसलिए कि एक्यूज्ड को ओरिजिनल मेजर ऑफेंस के लिए प्रूफ इनकम्प्लीट हैं, लेकिन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए तभी कन्विक्शन पॉसिबल है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 246 व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज्ड जॉइंटली। सेक्शन 246 कहता है कि कौन से लोगों को एक साथ चार्ज करके ट्रायल किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं जो लोग एक ही ट्रांजैक्शन में सेम ऑफेंस के एक्यूज्ड हैं, जो लोग ऑफेंस कमिट करते हैं और उस ऑफेंस को अबेट या अटेम्प्ट करते हैं, जो लोग एक साल के अंदर सेम काइंड के मल्टीपल ऑफेंस जॉइंटली कमिट करते हैं और जो लोग अलग अलग ऑफेंस एक ही ट्रांजैक्शन के दौरान कमिट करते हैं। इसके अलावा थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग या मिस अप्रोप्रिएशन जैसे ऑफेंसेस का एक्यूज्ड और जो लोग उस प्रॉपर्टी को रिसीव, रिटेन, डिस्पोज या कंसील करते हैं उनको भी साथ ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है। स्टोलन प्रॉपर्टी या काउंटरफीट कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए भी लोग साथ ट्रायल में ट्राई किए जा सकते हैं। अगर लोग सेपरेट ऑफेंसेस के लिए चार्ज्ड हैं और ऊपर कैटेगरी में नहीं आते तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन उनको रिटन रिक्वेस्ट और प्रीजुडिस का रिस्क ना होने पर एक साथ ट्रायल में ट्राई कर सकता है। इसका मेन मकसद ये है कि कनेक्टेड या जॉइंटली कमिटेड ऑफेंसेस का एक्यूज्ड का ट्रायल एफिशिएंट और फेयर हो। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 246 व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज्ड जॉइंटली। The following persons may be charged and tried jointly, namely: A. Person accused of the same offence committed in the course of the same transaction. मतलब जो लोग एक ही ट्रांजैक्शन के दौरान सेम ऑफेंस के एक्यूज्ड हैं उनको एक साथ चार्ज और ट्रायल किया जा सकता है। आफ्टर दैट B. Person accused of an offence and person accused of abatement of or attempt to commit such offence. मतलब जो लोग ऑफेंस कमिट करते हैं और जो
लोग उस ऑफेंस को अबेट या अटेम्प्ट करते हैं, उनको भी एक ही ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। आफ्टर दैट सी, person accused of more than one offense of the same kind within the meaning of section 242 committed them jointly within the period of 12 months। मतलब जो लोग सेम काइंड के मल्टीपल ऑफेंसेस सेक्शन 242 के अंडर जॉइंटली कमिट करते हैं, उनको ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। आफ्टर दैट डी, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। जो लोग अलग ऑफेंसेस एक ही ट्रांजैक्शन के दौरान कमिट करते हैं, उनको साथ ट्रायल में चार्ज किया जा सकता है। आफ्टर दैट ई, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन offense which includes theft, extortion, cheating or criminal misappropriation, and person accused of receiving or retaining or assisting in the disposal or concealment of property possession of which is alleged to have been transferred by any such offense committed by the first named person, or of abatement or attempting to commit any such last named offense। इलस्ट्रेशन ई बात करता है जो लोग थेफ्ट, एक्सटोर्शन, चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन के लिए एक्यूज्ड हैं और जो लोग प्रॉपर्टी रिसीव, रिटेन, डिस्पोज या कंसील करते हैं, उनको साथ में ट्रायल या चार्ज किया जा सकता है। आफ्टर दैट एफ, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 and 5 ऑफ सेक्शन 317 of भारतीय न्याय संहिता 2023 or either of those section in respect of stolen property the possession of which has been transferred by the offense। मतलब जो लोग स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के एक्यूज्ड हैं, उनको एक साथ ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। आफ्टर दैट जी, पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 of भारतीय न्याय संहिता 2023 relating to counterfeit coin and person accused of any other offense under the said chapter relating to the same coin or of abatement of or attempting to commit any such offense, and the provision contained in the former part of the chapter shall so far as may be apply to all such charges। मतलब जो लोग सेम कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस या अबेटमेंट अटेम्प्ट से के एक्यूज्ड हैं, उनको साथ में ट्रायल किया जा सकता है। After that, provided that where a number of persons are charged with separate offense and such persons do not fall within any of the categories specified in this section, the magistrate or court of session may, if such a persons may by an application in writing so desire, and if he or it is satisfied that such person would not be prejudicially affected thereby and it is expedient so to do, try all such persons together। यहाँ पर प्रोविजो बात करता है अगर कई लोगों को अलग अलग ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया हो और ये लोग सेक्शन में दिए गए स्पेसिफिक कैटेगरीज में ना आते हों, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन ये कर सकती है अगर ये लोग रिटर्न एप्लीकेशन दें और कोर्ट को लगे कि उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा और ट्रायल सही और कन्वीनियंट होगा, तो कोर्ट सबको एक साथ ट्रायल कर सकती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 246 का मेन मकसद ये है कि कनेक्टेड या जॉइंटली कमिटेड ऑफेंसेस के एक्यूज्ड को एक साथ ट्रायल में ट्राई किया जा सके ताकि जुडिशियल प्रोसेस एफिशिएंट और फेयर हो। इसमें शामिल हैं सेम ऑफेंस में साथ इन्वॉल्व लोग, ऑफेंस और उनके अबेटमेंट अटेम्प्ट और शामिल लोग, सेम काइंड के मल्टीपल ऑफेंस जॉइंटली और कमिट करने वाले, डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन में कमिट करने वाले, प्रॉपर्टी हाइड, रिसीव, कंसील करने वाले लोग, स्टोलन प्रॉपर्टी और काउंटरफिट केसेस से रिलेटेड एक्यूज्ड। अगर लोग सेपरेट ऑफेंस के लिए चार्ज हैं और ऊपर कैटेगरीज में नहीं आते, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन उनको रिटर्न रिक्वेस्ट और प्रिजुडिस न होने पर साथ ट्रायल में ट्राई कर सकता है। After that, we will talk about section 247, withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges। सेक्शन 247 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से ज़्यादा चार्जेस फ्रेम किए जाए और उनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा चार्जेस पर कन्विक्शन हो जाता है, तो कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कोर्ट के कंसेंट से बाकी चार्जेस को विड्रॉ कर सकता है। कोर्ट अपनी मर्जी से भी बाकी चार्जेस का ट्रायल या इंक्वायरी स्टे कर सकती है। जो चार्जेस विड्रॉ किए जाते हैं उनका अफेक्ट एक्विटल होता है, लेकिन अगर ओरिजिनल कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया जाता है तो कोर्ट विड्रॉ किए गए चार्जेस पर इंक्वायरी या ट्रायल फिर से प्रोसीड कर सकती है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से।
Let's read the section first for better understanding. Section 247, withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges. When a charge containing more heads than one is framed against the same person, and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or the officer conducting the prosecution may, with the consent of the court, withdraw the remaining charges or charge, or the court of its own accord may stay the inquiry into or trial of such charge or charges, and such withdrawal shall have the effect of an acquittal on such charge or charges unless the conviction be set aside, in which case the said court, subject to the order of the court setting aside the conviction, may proceed with the inquiry into or trial of the charge or charges so withdrawn. सेक्शन 247 बात करता है अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से ज़्यादा चार्जेस फ्रेम किए गए हैं और किसी एक या ज़्यादा चार्जेस पर कन्विक्शन हो जाता है तो कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कोर्ट के कंसेंट से बाकी चार्जेस विड्रॉ कर सकता है। कोर्ट अपनी मर्जी से भी बाकी चार्जेस का ट्रायल या इंक्वायरी स्टे कर सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए ए पर 3 चार्जेस हैं, थेफ्ट, असॉल्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर ए थेफ्ट के लिए कन्विक्टेड हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन असॉल्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन चार्जेस विड्रॉ कर सकता है या कोर्ट ट्रायल स्टे कर सकता है। इसके अलावा जो चार्जेस विड्रॉ किए जाते हैं उनका अफेक्ट एक्विटल होता है, मतलब एक्यूज्ड को उन विड्रॉल किए गए चार्जेस के लिए फ्री माना जाता है अनलेस ओरिजिनल कन्विक्शन सेट असाइड हो जाए। अगर ओरिजिनल कन्विक्शन को हायर कोर्ट या सेम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया तो कोर्ट विड्रॉ किए गए चार्जेस का इंक्वायरी ट्रायल फिर से प्रोसीड कर सकती है। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन और हायर कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होता है। इन शॉर्ट सेक्शन 247 का मेन मकसद ये है कि एक से ज़्यादा चार्जेस में अगर एक या ज़्यादा चार्जेस पर कन्विक्शन हो जाए तो बाकी चार्जेस विड्रॉ या स्टे किए जा सकते हैं, जिससे जुडिशियल प्रोसेस एफिशिएंट हो और अननेसेसरी ट्रायल अवॉइड हो। लेकिन अगर ओरिजिनल कन्विक्शन सेट असाइड होता है तो विड्रॉल चार्जेस का ट्रायल फिर से चलाया जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।